हम लोग पहुंचे बेटा कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग में हम लोगों को आज से लेकर सम्स वाले पेजेस में जाना है। ये चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ है अ कंपनी वांट्स टू इम्प्लीमेंट, सुनते रहना, धीरे धीरे मैं सारे रूल्स कैसे अप्लाई करने सब मैं बताते जाऊंगा। अ कंपनी वांट्स टू इम्प्लीमेंट एन एक्सपांशन प्रोजेक्ट इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 2007 रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ ₹50 लाख। अब ये जो आउटले ऑफ ₹50 लाख लिखा हुआ है, आउटले मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपीस। यहां से हमारा आंसर शुरू होता है, आंसर 1। अब ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो क्वेश्चन में आउटले लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये दिया हुआ है 50 लाख रुपीस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 लाख रुपीस, ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 50 लाख रुपीस। इट विल यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब यहां से धीरे धीरे टिपिकल बातें शुरू होते जाएंगी, सुनना ध्यान से। इट विल यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 15%। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 15%। अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट थियरी वाले पेजेस में स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट बताया था, ये वाला। ये स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट जो है, ये आपको हर क्वेश्चन में कंपलसरी बनाना ही है। आप अभी इसको याद कर लो, अच्छा है, हर क्वेश्चन में ये काम आएगा ही। एक बार ये फॉर्मेट देख के मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, यहाँ पे 1 या 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके ये पूरा फॉर्मेट याद कर लो। ये अभी जब याद हो जाए तब आगे वीडियो देखना। थियरी वाले पेजेस में यही फॉर्मेट वर्टिकली लिखाया था, ABCDE पांचों प्रॉफिट्स नीचे नीचे लिखाए थे, और अभी सम्स वाले पेजेस में मैंने यही पांचों प्रॉफिट ABCDE साइड बाय साइड लिखे। तो एक बार याद करो प्लीज, वीडियो पॉज कर लेना जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे। अब ये फॉर्मेट याद हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि जो क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब ये बहुत बार डाउट होता है बच्चों को कि जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 5 लाख रुपीस, वो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो जो बी वाला प्रॉफिट होता है वो भी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है, और जो सी वाला प्रॉफिट होता है वो भी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा ही, ये कंफ्यूजन जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये डाउट आपको रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्लियरली कोई क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ होता है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, वही बी में है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन वही सी में है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है लेकिन बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स मतलब अभी इसमें टैक्स माइनस करना बाकी है, क्योंकि अगर हमारी ये अजम्पशन ही गलत है कि प्रॉफिट 5 लाख बी वाला है कि प्रॉफिट 5 लाख सी वाला है, तो सीधी बात है आगे सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो 5 लाख है ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है लेकिन बिफोर टैक्स है। अच्छा, दूसरी बात, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 लाख एनुअली, मतलब 5 लाख एक साल में, 5 लाख दूसरे साल में, 5 लाख तीसरे साल में, 5 लाख चौथे साल में, 5वें साल में, हर साल प्रॉफिट कितना होगा 5 लाख। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मैक्सिमम 8 साल तक ही करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में 8 साल से ज्यादा नहीं पूछते हैं इंफॉर्मेशन। तो 8 साल में प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 8 साल में 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख ही होगा एनुअली। एनुअली मतलब हर साल 5 लाख होगा। आगे अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट विल यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 15%। आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 15%,
अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन जो है वो 15% है, डेप्रिसिएशन 15% पर एनम, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन एसएलएम से करना है या आरबीएम से करना है। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, आप लोग इतने बड़े हो गए, एसएलएम आरबीएम क्या होता है। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, आरबीएम मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि एसएलएम करना है कि आरबीएम करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे, हियर वी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब एसएलएम। और एसएलएम में हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यही लाइन, सेकंड वाली लाइन में चौथी पांचवी बार रीड कर रहा हूं, इट विल यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 15%। आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 15%, पहली बात ये 15% होगा एसएलएम, दूसरी बात ये जो 15% डेप्रिसिएशन है वो हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, वो हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो 50 लाख पे 15%, तो ये मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन होगा हमारा इक्वल टू 50 लाख, जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट था 50 लाख मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन सॉल्व होगा, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100। अब यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगा, डेप्रिसिएशन पर एनम इक्वल टू 50 लाख मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100। तो ये डेप्रिसिएशन होता है 7,50,000। ये डेप्रिसिएशन होता है 7,50,000 रुपीज पर एनम। ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 7,50,000 रुपीज डेप्रिसिएशन पर एनम। और स्ट्रेट लाइन मेथड की खास बात यही होती है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है 7,50,000। ये मैं स्टेटमेंट में जाके हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिख दूंगा। कहां पे, सुनना ध्यान से, डेप्रिसिएशन पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, ये फॉर्मेट तो आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं 7,50,000 लिखूंगा, लेकिन माइनस में 7,50,000, जो ये लेस डेप्रिसिएशन है इसमें 7,50,000 माइनस होगा। और ये जो एड डेप्रिसिएशन है, ये वाला कॉलम एड डेप्रिसिएशन, इसमें यही 7,50,000 प्लस होगा हर साल सेम, क्योंकि एसएलएम मेथड है, 8 साल में सेम, 8 साल की कैलकुलेशन करना हमेशा। तो पहले 7,50,000 माइनस होगा और बाद में यही 7,50,000 प्लस होगा, एड डेप्रिसिएशन। डन। फॉर्मेट तो आपको याद करना ही पड़ेगा, पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, फिर लेस डेप्रिसिएशन, फिर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, फिर एड डेप्रिसिएशन, फिर कैश इनफ्लो, फिर मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मेट तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे इसके बाद हम लोग पहुंचे यहाँ पे, अज्यूम टैक्स रेट एट 50%, टैक्सेस आर 50%। अब मैं यहाँ पे टैक्स के कॉलम में 50% लिख दूंगा, अज्यूम टैक्स रेट एट 50%, तो ये हमारे टैक्सेस हैं 50%। अच्छा 50% कौन सी अमाउंट का 50%? ये जो बी वाला प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, ये जो बी वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, इसका 50%, मतलब ये 5 लाख का 50% इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100। तो ऑब्वियसली 2,50,000 आएगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। मैं जानबूझ के इसमें एक माइनस साइन लगा देता हूं, जैसे आपको याद रहे कि ये 2,50,000 हमको माइनस करना है, मतलब ये 5 लाख में से ये 2,50,000 माइनस करना है, तो इसलिए मैंने सब में माइनस साइन लगा दिया। डन। ये इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि हर साल अमाउंट सेम है। तो ये 5 लाख हमको प्रॉफिट दिया हुआ था, हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था आफ्टर
डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स ये दिया हुआ था 5 लाख, इसका 50% टैक्स हम माइनस कर देंगे। चलो सॉल्व कर देते हैं। तो इस 5 लाख में से ये वाला 2,50,000 माइनस कर देते हैं। मैंने साइन बीच में प्लस की लगाई है, वो क्योंकि ये 5 लाख प्लस में है और ये 2,50,000 माइनस में है, इसलिए मैंने फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस की साइन लगाई है। 5 लाख प्लस माइनस 2,50,000, 5 लाख प्लस माइनस 2,50,000। आपकी भाषा में बोलूं तो सिंपल, 5 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे, 5 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 2,50,000। ये सारे ईयर में सेम आएगा 2,50,000। ओके, इस 2,50,000 में ये जो हमारा सी नंबर प्रॉफिट आया 2,50,000, इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ऐड डेप्रिसिएशन, मतलब सी नंबर प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो डी वाला प्रॉफिट आ जाएगा, कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 2,50,000 ऐड 7,50,000, तो ऑब्वियसली ये 10 लाख आएगा, ये आएगा हमारा 10 लाख। 2,50,000 प्लस 7,50,000 10 लाख, ये सारे ईयर्स में सेम आएगा 10 लाख। अच्छा, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि सारे ईयर्स की अमाउंट सेम हो। जैसे जैसे हम टिपिकल लेवल पे जाएंगे तो हर एक साल की अमाउंट चेंज होते जाएगी। तो ये 5 लाख हमको दिया हुआ था, ये वाला, उससे सबसे पहले 2,50,000 टैक्सेस माइनस किया, ये 5 लाख हमको दिया हुआ था, इसमें 2,50,000 टैक्स माइनस किया, बाकी बचा 2,50,000, फिर डेप्रिसिएशन 7,50,000 ऐड किया, तो कैश इनफ्लो आ गया 10 लाख। डन। आगे ये बीच वाली लाइंस मैं डिलीट कर देता हूं, ये काम की नहीं है। ओके, और आगे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है नहीं, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द पेबैक पीरियड। अब पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जो प्रॉफिट काम आता है, कैलकुलेट द पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट काम आता है वो ये डी वाला प्रॉफिट काम आता है। पेबैक पीरियड में ये डी वाला प्रॉफिट काम आता है। अच्छा, इसके आगे डिस्काउंट फैक्टर है और प्रेजेंट वैल्यू है। लास्ट के दो कॉलम इस क्वेश्चन में काम नहीं आएंगे, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। जब काम आएंगे दूसरे मेथड्स में, एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, उनमें ये सब काम आएगा, अभी नहीं। अभी हमको ये डी वाला प्रॉफिट काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पेबैक पीरियड क्या होता है वो मैं समझा देता हूं आपको। पे बैक पीरियड वैसे तो नाम के अंदर ही मीनिंग है, पर मैं इसकी एग्जैक्ट लॉजिक बता देता हूं। पे बैक का मतलब क्या? देखो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 50 लाख रुपीस की। आपको याद ही होगा, क्वेश्चन में भी दिखा दूं मैं आपको, टोटल इन्वेस्टमेंट थी हमारी 50 लाख रुपीस की। तो हमको कैलकुलेशन करके ये बताना है कि अगर हमने बिजनेस में 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, किसी प्रोजेक्ट में, किसी फैक्ट्री में, किसी मशीन में 50 लाख रुपीस हमने इन्वेस्ट किए, तो वो 50 लाख रुपीस कमाने भी तो है वापस। तो जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया 50 लाख, वो कितने साल में वापस कमा लेंगे, कितने साल में वो 50 लाख वापस कमा लेंगे अपने ही बिजनेस में, उसको बोलते हैं पे बैक। उसको क्या बोलते हैं? पे बैक। मतलब मेरे को 50 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट किए, अब ये 50 लाख मेरे को मेरे बिजनेस में से कमाने हैं, तो कितने साल में पे बैक होगा? सुनना ध्यान से। ये जो डी वाला प्रॉफिट है, ये डी वाले प्रॉफिट में हर साल 10 लाख 10 लाख, ये तो क्वेश्चन इजी है, हर साल 10 लाख सेम है, बट अगर अमाउंट हर साल अलग अलग भी होगी, वो भी आने वाले क्वेश्चंस में मैं सिखा दूंगा। तो 50 लाख में से पहले साल में 10 लाख कमाया, 10 लाख, दूसरे साल में 10 लाख, तीसरे साल में 10 लाख, चौथे साल में 10 लाख, पांचवें साल में 10 लाख। कितने साल हुए? 5 साल। मतलब 5 साल में, ये स्टार्टिंग वाले 5 साल में हमारा 50 लाख रुपीस पे बैक हो जाएगा। स्टार्टिंग वाले 5 साल में 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 5 बार। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 50 लाख। तो हमको बिजनेस में 50 लाख कमाने पड़ेंगे। तो वो अगर हम 5 साल तक पैसे कमाते रहेंगे तो हमारा 50 लाख रुपीस पे बैक
हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सही तरीका भी बता देता हूं, दूसरा शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं। पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का सही तरीका ये होता है, पहले लिखने का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, ऑब्वियसली 50 लाख था। इसमें से माइनस करते जाएंगे लेस कैश इनफ्लो, मतलब डी वाला प्रॉफिट, कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर, ऐसे एक एक करके माइनस करते जाएंगे। कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर, तो कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर था 10 लाख, ये माइनस कर देंगे, बाकी कितना बचा 40 लाख। अब आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि सर हर साल अमाउंट सेम तो है 10 लाख 10 लाख, आप सीधा ही लिख दो ना पे बैक पीरियड 5 इयर्स, मैं सीधा ही लिख सकता हूं पे बैक पीरियड 5 इयर्स, लेकिन जब हर साल की अमाउंट चेंज हो जाएगी ना, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर 10 लाख, ये लेस कर दिया। फिर कैश इनफ्लो ऑफ सेकंड ईयर, कैश इनफ्लो ऑफ सेकंड ईयर 10 लाख, तो बाकी बचेगा 30 लाख। फिर लेस कैश इनफ्लो ऑफ थर्ड ईयर, लेस कैश इनफ्लो ऑफ थर्ड ईयर, एक मिनट, ये 50 माइनस 10 40, फिर ये 40 माइनस 10 30। चलो अभी आगे, फिर ये थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर के बाद ये फोर्थ ईयर, फिर ये फिफ्थ ईयर। यहां पे मैं लिख दूंगा थर्ड ईयर, यहां पे मैं लिख दूंगा फोर्थ ईयर, फिर यहां पे मैं लिख दूंगा फिफ्थ ईयर। ये 5 साल का कैश इनफ्लो माइनस कर दिया। लास्ट में आंसर 0 आना चाहिए, लास्ट में 0 रुपीस बचना चाहिए। तो जो हमने 50 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किए, वो 1 2 3 4 5 5 साल में वो पैसा हमारे बिजनेस में दे रिकवर हो गया, हमने कमा लिया। ठीक है, लास्ट में 0 बचना चाहिए। तो हमारा पेबैक पीरियड हुआ 5 इयर्स, 5 साल में हमने पैसा कमा लिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर, पे बैक पीरियड, फाइनल आंसर पे बैक पीरियड इक्वल टू कितने ईयर्स आया 5 इयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर, पे बैक पीरियड इक्वल टू 5 इयर्स। ठीक है, अब ये मेथड अगर आप लोग अप्लाई करोगे, जो ये वाला मेथड मैंने कैलकुलेशन लिखा है, ये मेथड अप्लाई करोगे, तो अगर हर साल की इनकम सेम भी हो या हर साल की इनकम अलग अलग भी हो, तो भी इस तरीके से आंसर राइट ही आएगा। इसमें क्या, हर साल 10 लाख 10 लाख 10 लाख हर साल सेम है। अगर हर साल की अमाउंट अलग अलग भी हो, तो भी इसी तरीके से करना, आपका फाइनल आंसर राइट आएगा। और ऑब्वियसली मैं ही बताऊंगा आपको अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अगर अमाउंट अलग अलग हो तो क्या करना है, अगर लास्ट में पॉइंट में फ्रैक्शन में कोई ईयर आता है तो क्या करना है, वो सब मैं धीरे धीरे दूसरे क्वेश्चंस में बताऊंगा। इस क्वेश्चन में तो हम सीधा ही 50 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कर सकते थे। 50 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो पे बैक पीरियड इक्वल टू 5 इयर्स। 50 लाख रुपए कमाने हैं, हर साल 10 लाख, तो कितने साल में कमाएंगे, 5 साल में कमाएंगे। ये इजी था, पहला क्वेश्चन था इसलिए। ठीक है, पर आप लोग हमेशा इसी तरीके से कैलकुलेशन करना, ये वाली। चलो एक बार अभी मैं स्टार्टिंग से लेकर आंसर दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन है, ये आंसर लिखना शुरू करो। ये स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, ये पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन, ये फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट में ए वाला प्रॉफिट है, ये ए वाला प्रॉफिट, अगर ये फाइंड आउट करना हो, वैसे जरूरत नहीं है, अगर ये फाइंड आउट करना हो तो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम रिवर्स में जाएंगे,
5 लाख रुपीज हमारा बी वाला प्रॉफिट है, उसमें थे ये डेप्रिसिएशन 7,50,000 ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, मतलब 5 लाख में से ये 7,50,000 माइनस किया हुआ है। तो अगर माइनस नहीं किया हुआ होता तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना होता? ऑब्वियसली 12.5 लाख, 12.5 लाख 12,50,000 होता। मतलब ये 5 लाख जो है ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के पहले कितना होगा? 12,50,000 होगा। बट वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए तो मैं लिख देता हूं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 12,50,000, क्योंकि ए वाला जो प्रॉफिट होता है, ए वाला प्रॉफिट, ये जो ए वाला प्रॉफिट होता है ये कहीं पे भी किसी फॉर्मूला में काम नहीं आता, इसलिए मैंने बी सी डी कंप्लीट किया। ए वाला प्रॉफिट काम नहीं आता, पर आपके नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में बनाना। ये क्वेश्चन इजी था, पर टिपिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी, लिखते रहना। ठीक है बेटा, लिखना सब कुछ।